हेलो बच्चों, जैसे हम एक टेबल देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये टेबल हमें दिखाई दे रही है। टेबल हमारे पास है भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पर गुणधर्म में मैंने बता रखा है धातु और अधातु। ये स्क्रीनशॉट है आपकी पहले आती हुई सपोर्टिंग मटेरियल का। तो जो धात्विक चमक के आधार पर हम कह सकते हैं धातुओं की सतह चमकदार होती है और अधातुएं जो है चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन हमें याद कर लेना है कि जो आयोडीन है, आयोडीन एक अधातु है लेकिन वह चमकीली होती है। तो ये एक्सेप्शंस पे हमें ज़रूर याद करना है, क्योंकि अपवाद पर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अपवाद पर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर कठोरता की यदि हम बात करते हैं तो धातुएं समानता कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती हैं। ये अधिकतर कठोर नहीं होती हैं। लेकिन कार्बन को लेकर के फिर से अपवाद आ गया आपके सामने। तो कार्बन का एक अपर रूप है जो सबसे कठोर होता है, जिसे आप लोग हीरा कहते हो। तो हीरा क्या है, सबसे कठोर होता है। तो यहाँ पर वो अपवाद का आपके कारण बना हुआ है। रूप की यदि हम बात करते हैं तो जो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। केवल मरकरी, तो मरकरी भी यहाँ पर अपवाद के रूप में आ रहा है। जो मरकरी जिसे आप पारा कहते हो को छोड़कर जो द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पाया जाता है। बाकी सभी की सभी आपके पास एक्सेप्शन को हमें ज़रूर याद करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अधातुओं में केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती हैं। तो अधातुओं में ब्रोमीन है जो हमारे पास तरल रूप में पाई जाती है। अघात वर्धिता की यदि बात करते हैं तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो अधातु होते अघात वर्ग नहीं होती हैं। के आधार पर हम लोग देखते हैं धातुओं की पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। इसमें हम लोग सोने की बात करते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार खींची जा सकती है विद्युत या ऊष्मा के आधार पर। समानतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक हो। तो यहाँ पर सीसा और जिसे आप पीवी कहते हो, मरकरी, Hg को कुचालक होती हैं। समानतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट को लेकर के फिर से एक्सेप्शन आ रहा है, तो इसको भी हमें याद कर लेना है। जो ग्रेफाइट है वो जो है क्या नाम है, अधातु है, लेकिन वो विद्युत की सुचालक होती है। घनत्व की यदि हम बात करते हैं तो सामान्यतः अधिक घनत्व तो यह उच्च गलनांक होता है। जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक और घनत्व उच्च होता है। इसमें सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व या गलनांक कम होता है। तो ये भी एक्सेप्शन आपके पास आ गया था, इस एक्सेप्शन को भी आप लोग याद कर लीजिए। समानतः धातुओं का घनत्व वह गलनांक कम होता है। ध्वनिक की यदि हम बात करते हैं तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर अधातुएं आवाज़ पैदा करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं तो अधिकतर धातुएं क्षारकीय धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं हम धातुओं की कौन सी जल के संग क्रिया करती है, कौन सी किस जल के संग करती हैं। तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील करने वाली धातुएं हैं आपके पास सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। केवल भाप के संग क्रिया करने वाली धातुएं हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं हैं मैग्नीशियम। और आपके पास जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, उसमें है आपके पास लेड है, कॉपर है, Au है और Ag सिल्वर है और सोना है। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, आखिरी पॉइंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि पानी के संग ये बुलबुले बनाते ऊपर आ जाते हैं, चिपक जाते हैं हाइड्रोजन गैस के संग, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है, ये गोल्ड है आपका Au। 3.4 धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपर पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो यहाँ पर से हम लोगों को खनिज की डेफिनेशन को याद कर लेना है। खनिज की डेफिनेशन को हम लोगों को यहाँ पर से याद कर लेना है। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु की काफ़ी मात्रा होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को हम लोग अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर से आप लोग अयस्क की डेफिनेशन को याद कर लीजिए। तो अयस्क क्या होते हैं, जो आपके लिए लाभकारी होते हैं और ये खनिज का ही रूप होते हैं। इन खनिज के रूपों को ही हम लोग अयस्क कहते हैं। 3.4.1 धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए धातुओं का निष्कर्षण,
धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि केदारनाथ का माली ऊपर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इसीलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं ऊपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, जिसे सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम या फिर कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की वस्तुएं जिंक, आयरन, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड के होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं के निम्न 3 वर्गों चित्र 3.9 में जो आपको दर्शाया गया, इसके अनुसार हम लोग उसको विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट में निम्न अभिक्रियाशील वस्तुएं तथा सेकंड मध्यम अभिक्रियाशील वस्तुएं तथा थर्ड में उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है तो अयस्क है, अयस्क का सांद्रण किया जा रहा है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील तथा निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हमें दिखाई गई हैं। गलित धातु का विद्युत अपघटन करके हम लोग सिद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से मध्यमा में कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क निस्तापन किया जाता है या फिर भर्जन किया जाता है, धातुओं का ऑक्साइड बनता है। उसके बाद हम लोग धातुओं में अपचयन होता है, उसके बाद हम लोग शुद्ध धातुएं प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो है निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड अयस्क भर्जन होता है, फिर धातु निकलती है, उसका परिष्करण होता है। इस प्रकार से हम लोग जो है धातुओं को 3.4.2 अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। तो आप लोग गैंग को भी याद कर लीजिए, अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क की अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। 3.4.3 सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी अर्थात पारे में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपके पास जो है क्या नाम है, इसकी रिएक्शन को दर्शाया गया है। इस रिएक्शन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आगे इस प्रकार प्राकृतिक में Cu2S कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध है। तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फाइड, फिर इसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर और सल्फाइड इसमें अलग हो जाता है। ये 3.4.4 सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्राकृतिक में प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इसीलिए अपचयन से पहले धातुओं के सल्फाइड को एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो भर्जन की डेफिनेशन को भी आप लोग याद कर लीजिए। भर्जन क्या है? तो भर्जन
बाद में भी मैं इसको समझाऊंगा सभी पॉइंटों को। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने में यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन को भी आप लोग याद कर लीजिए। कहा जाता है जिंक के अयस्कों में के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फाइड निस्तापन के अंतर्गत जिंक कार्बोनेट से तापन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड के धातु से प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है ZnO, जिसे जिंक ऑक्साइड प्लस सी कार्बन जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हो। तो हम लोग अपचयन और उपचयन पहले ही पढ़ चुके हैं। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। तो किस प्रकार का प्रक्रम है ये अपचयन प्रक्रम है। तो अपचयन प्रक्रम को भी हमें समझना है थोड़ा। कार्बन, जिसे आप कोयला कहते हो, का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु से अपचयित करने के लिए अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम इक्वल टू 3Mn प्लस 2Al O3। तो ये जो है ये चीज़ आपको यहाँ पर पटरियों वगैरह की दरारों वगैरह की या फिर आपकी मशीन वगैरह जो ख़राब हो जाती है उसको भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बाकी हम लोग आगे अपने उसमें देखेंगे। तो क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या फिर अपचयन हो रहा है? यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्मा छेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनों को पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। तो थर्मिट रिएक्शन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन को भी आप लोग याद कर लेना। तो रिएक्शन आपके पास आयरन ऑक्साइड है प्लस में एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर आयरन प्लस में एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा निर्मित हो रही है। 3.4.5 सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। उन्हें कार्बन के साथ गर्म कर उनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं की विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनकी गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड, जिस पर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं, तथा एनोड धन आवेश इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त रहती है। अभिक्रिया इस प्रकार है। कैथोड पर Na+ तथा एनोड पर Cl-। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। 3.4.6 धातुओं का परिष्करण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन उपकरणों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार में शुद्ध धातुओं को एनोड तथा शुद्ध धातु की, ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का
उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। चित्र 3.12 जो आपको दिखाया गया था, चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड पर तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। इसे एनोड पंख कहते हैं, इसे एनोड पंख कहते हैं। तो एनोड पंख वगैरह और इस डायग्राम को भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एग्जाम की दृष्टि से। ये आपके पास ज़्यादा 5 संचारण के संबंध में अध्याय 1 में भी आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। तो किसके कारण होता है? सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। किस प्रकार का? बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो जंग लगना भी आप देख सकते हैं। आइए इन परिस्थितियों का पता करें जिनमें लोहे पर जंग लग जाती है। आप 3.14 3 परखनलियाँ लीजिए, प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दीजिए। इन परखनलियों को ABC नाम दीजिए। ए में थोड़ा जल डालकर इसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। परखनली बी में उबलता हुआ आश्वित जल डालकर उसमें 1 मिलीलीटर तेल मिलाइए। इस कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा एवं वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा। परखनली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इन परखनलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका परीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि ये परखनली आपको दिखा रखी हैं। आप देखेंगे कि परखनली ए में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, लेकिन परखनली बी और सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है। परखनली ए की कील वायु एवं जल के दोनों के संपर्क में रहती है। परखनली ए की कील जल के संपर्क में रहती है एवं परखनली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो अगला पॉइंट हमारे पास 3.5.1 संक्षारण से सुरक्षा। तो पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन अर्थात लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। तो यशद लेपन को भी हमें यहाँ पर से याद कर लेना। यशद लेपन, तो यशद लेपन आपको जैसे उन्होंने बताया है कि लोहे और इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उसे हम लोग यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों के बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रत्वन है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है तो यह कठोर एवं प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं।
पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसे तैयार करने के लिए धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आप जानते में दिखा रखा है, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफ़ी नर्म होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? 22 कैरेट। इनका तात्पर्य है कि 22 कैरेट भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाएगा। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते एवं जिंक की मिश्र धातु पीतल तथा ताम्र एवं टीन एवं जिंक की। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली के एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन किलोग्राम है। धातु कांसा विद्युत की चालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टीन एवं को मिश्र धातु सोल्डर, जिसका उपयोग गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है।